बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज 5 अगस्त 2025 है। हमने 1 अगस्त से सिलसिला शुरू किया था तहरीक पाकिस्तान कदम ब कदम। इसमें हम तहरीक पाकिस्तान के दौरान जो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए वो हम देख रहे थे। पाकिस्तान एक बड़ी जद्दोजहद के बाद और बड़ी कोशिशों के बाद मार्ज़ वजूद में आया। आज हम देखेंगे तहरीक पाकिस्तान में जुदागाना इंतखाबात, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद और पाकिस्तान के क़याम में जुदागाना इंतखाबात का बड़ा अहम किरदार है। ये वो मुतालबा था जो बरसगीर के मुसलमानों ने पेश किया और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अंग्रेज़ ने इसको तस्लीम किया। अगर अंग्रेज़ इस मुतालबे को तस्लीम ना करता तो शायद पाकिस्तान का क़याम अमल में ना आता। अंग्रेज़ ने जब यहाँ पे इक़्तिदार संभाला 1857 में, कब्ज़ा किया बरसगीर पर, तो उसने यहाँ के निज़ाम को तब्दील किया, मुआशरती निज़ाम को, मुआशी निज़ाम को, सियासी निज़ाम को ख़ास तौर पर तब्दील किया। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ के आने से पहले बादशाहत थी और बादशाहत मरूसी यहाँ पे चलती थी। मुग़लों की हुकूमत चल रही थी 325 साल से। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी हुक्मरान उसका आया, तो अंग्रेज़ ने आकर इस मरूसियत को ख़त्म किया और यहाँ पर जमहूरियत को, इब्तिदा में तो उन्होंने अपने इक़्तिदार को मजबूत किया और कुछ सालों के बाद यहाँ पर उन्होंने जमहूरी निज़ाम, उसके असूलों को यहाँ पे नाफिज़ किया। उसमें ख़ास तौर पे मकामी हुकूमतों के इंतखाबात को शुरू किया अंग्रेज़ ने। और जमहूरियत का एक असूल होता है कि उसमें वोटिंग और इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में जो ज़्यादा वोट लेता है वो कामयाब हो जाता है। तो यूरोप के अंदर ये निज़ाम था, उसी मगरबी जमहूरी निज़ाम को यहाँ पे नाफिज़ किया। इब्तदाई तौर पर मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हुए, लेकिन जब वो इलेक्शन हुए तो यहाँ पे क्योंकि हिंदू अक्सरियत में है तो हिंदू उम्मीदवारों ने वो इलेक्शन जीते और वो कामयाब हुए। मुसलमान तादाद में कम, मुसलमान उस तरह कामयाब नहीं हो सके। सर सैयद इस चीज़ को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे थे, तो उन्होंने एक तो मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने से मना किया, और बरसगीर की जो पहली सियासी जमात थी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, उस जमात में शमूलियत से रोका। और इस मगरबी जमहूरी तसव्वुर को सर सैयद ने तनकीद का निशाना बनाया, और सर सैयद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जो निज़ाम है ये यूरोप में तो काबिल अमल है, क्योंकि वहाँ पे हर मुल्क में एक ही कौम, लेकिन बरसगीर के अंदर ये निज़ाम काबिल अमल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कौम नहीं बल्कि बरसगीर बहुत सी अक़वाम का मजमूआ है। इसमें ख़ास तौर पर 2 बड़ी कौमें हैं, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। तो जब ये मुख्तलिफ़ अक़वाम का मजमूआ है तो यहाँ पर एक मगरबी यूरोपी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, वो कैसे नाफिज हो सकता है। फिर हिंदू अक्सरियत के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा वोट उनको मिलेंगे, उनके उम्मीदवार ज़्यादा वोट हासिल करके कामयाब हो जाएंगे, और जो अक़लियती कौमें हैं वो उस तरह कामयाब नहीं हो सकेंगी। तो इस ग्राउंड रियलिटी पर सर सैयद ने इस निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत को बावर कराया कि यहाँ के जो मरूज़ी हालात हैं उसमें ये निज़ाम काबिल अमल नहीं है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए ये ठीक है निज़ाम। लेकिन बहरहाल अंग्रेज़ इसको नाफिज कर चुका था, और जो मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हुए तो हिंदू ज़्यादा तादाद में इलेक्शन जीतते रहे। सर सैयद जब तक ज़िंदा रहे वो मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने से मना करते रहे, सियासी जमात में शामिल होने से रोकते रहे, और उनकी ज़िंदगी तक मुसलमानों ने अपनी कोई सियासी जमात कायम भी नहीं की। सर सैयद के इंतकाल के बाद फिर मुसलमानों ने देखा कि अब हालात तब्दील हो गए और हमें सियासत की तरफ आना पड़ेगा और अपनी जमात कायम करनी पड़ेगी। शिमला वफद हुआ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम तफसील के साथ देखेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया 1906 में, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें शिमला वफद के दौरान जब ये मुलाकात हुई वासराय के साथ, तो इस वफद ने एक मुतालबा पेश किया था जुदागाना इंतखाबात का। गवर्नर जनरल ने उस मुतालबे को हमदर्दी से सुना और उस पर अमल की उसने यकीन दहानी करवाई। फिर मुस्लिम लीग कायम हुई 2 माह के बाद। उसके बाद 1909 की इस्लाहात में जुदागाना इंतखाबात का ये जो मुतालबा था ये अंग्रेज़ ने बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया। उसके बाद चाहे मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो या कौमी सूबाई इलेक्शन हुए, जितने भी इलेक्शन हुए, इस मुतालबे के मुताबिक मुसलमानों के लिए अलग सीटें रखी गई और हिंदुओं के लिए अलग सीटें रखी गई, और उसमें फिर मुसलमान उम्मीदवार जितनी सीटें उनकी होती थी उसमें कामयाब हो जाते थे। जुदागाना इंतखाबात यही था कि हिंदुओं के लिए अलग सीटें हों, गैर मुस्लिमों के लिए अलग सीटें और मुसलमानों के लिए अलग सीटें हों। जो गैर मुस्लिमों की नशिस्तें हैं उस पर इलेक्शन लड़ने वाले भी गैर मुस्लिम हों और वोट डालने वाले भी गैर मुस्लिम, और जो मुसलमानों की नशिस्तें हैं उस पर इलेक्शन लड़ने वाले भी मुसलमान हों उम्मीदवार और वोट डालने वाले भी मुसलमान हों। तो उसका कम अज़ कम ये फ़ायदा होगा कि जितनी सीटें मुसलमानों के लिए मुतय्यन कर दी जाएंगी, फ़िक्स कर दी जाएंगी, तो कम अज़ कम उतने मुसलमान तो इलेक्शन जीत कर असम्बली में आ जाएंगे। और साथ ये भी कहा कि बेशक आबादी की बुनियाद पर वो नशिस्तें उनको फ़िक्स किया जाए, जिस कौम की जितनी अक्सरियत है, आबादी है, उसको उसी आबादी के मुताबिक सीटें हासिल हों। अब जैसे मुसलमान यहाँ पे हिंदुओं से कम तादाद में थे तो कौमी असम्बली में मुसलमानों की 30 सीटें रखी गई। 1945-46 का जो आखिरी इलेक्शन है बरसगीर का,
تو اس الیکشن میں مسلمانوں کے لیے قومی اسمبلی کی 30 سیٹیں تھیں، تو اس پہ 30 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے والے بھی مسلمان تھے، ووٹ ڈالنے والے بھی مسلمان تھے۔ اگرچہ مختلف سیاسی جماعتوں سے مسلمان امیدوار سامنے آئے، انہوں نے حصہ لیا، کانگریس سے مسلمان بھی الیکشن لڑ رہے تھے، مسلم لیگ کے اپنے بھی امیدوار تھے تمام سیٹوں پہ، اسی طرح دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی اس مقابلے میں تھے، لیکن جو بھی جیتا وہ کم از کم مسلمان تھا اور اس نے مسلمان کے حقوق کے لیے پھر آگے چل کر بات کی۔ تو یہ ایک بڑا جینون اور بنیادی مطالبہ تھا مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات کا۔ اس مطالبے نے پاکستان کے قیام کو ممکن بنایا اور تحریک پاکستان کو مضبوط کرنے میں بھی اس نعرے نے بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اگر یہ مطالبہ نہ مانا جاتا تو برِ صغیر میں مخلوط الیکشن ہوتا، کیونکہ یہ 2 طرح کا الیکشن ہوتا ہے آج بھی دنیا میں، جداگانہ انتخابات اور دوسرا مخلوط الیکشن۔ مخلوط میں ہر سیٹ پہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی قوم کا آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے اور اس علاقے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کو ووٹ ڈالتے ہیں، جبکہ جداگانہ انتخابات میں پھر قوموں کے لیے الگ سیٹیں رکھ دی جاتی ہیں، ہر قوم کی تعداد کے لحاظ سے ان کی سیٹیں ہوتی ہیں اور پھر اسی قوم کے امیدوار ہوں گے اور اسی قوم کے ووٹر اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ تو باقی دنیا میں، یورپ کے اندر تو خاص طور پر مخلوط الیکشن ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ یہاں پہ پیش کیا گیا۔ ان معروضی حالات کی وجہ سے انگریز نے 1909 کی اصلاحات میں اس مطالبے کو تسلیم کیا اور پھر اسی بنیاد پر جداگانہ انتخابات کا جو یہ ایک مطالبہ تھا، اسی بنیاد پر 1935 کا پہلا قومی الیکشن ہوا، وہ بھی جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر ہوا۔ 46 کا دوسرا الیکشن ہوا، 45-46 کا، وہ بھی جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر ہوا اور اس میں مسلمان امیدواروں نے اپنی سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ تو یہ بڑا بنیادی مطالبہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد 1947 سے لے کے آج یہ 2025 ہے، آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں اور جتنے آئین بنے ہیں، 3 آئین پاکستان میں بن چکے ہیں، 1956 کا آئین ہے، پھر 62 کا آئین ہے اور پھر 73 کا آئین ہے۔ 2 آئین تو ختم ہو گئے لیکن یہ تیسرا آئین 73 کا، یہ ابھی تک ملک میں نافذ العمل ہے اور اسی کے مطابق ہمارے ملک کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ تو تینوں آئین میں جداگانہ انتخابات اس کو نافذ کیا گیا اور آج تک ہمارے ہاں جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر ہی الیکشن ہوتے ہیں۔